लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 14वां परिच्छेद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भूपति ने जब अपने अखबार से छुट्टी ली थी तब उसने अपने मन में भविष्य का चित्र खींच लिया था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो किसी तरह की दुराशा या दुश्चेष्टा में नहीं फंसेगा। चारू को लेकर पढ़ना लिखना, लाड़ प्यार प्रेम और प्रतिदिन के गारहस्थिक कर्तव्य पालन करता हुआ जीवन बिताएगा। उसने सोचा था जो घरेलू सुख सबसे सुलभ और साथ ही सुंदर है, हमेशा हिलाने डुलाने लायक और साथ ही पवित्र और निर्मल है, उसी सहज प्राप्त सुख से वो अपने जीवन गृह के एक कोने में सांध दीप जलाकर निभृत शांति की अवतारणा करेगा। हंसी मजाक गपशप, आपस में मनोरंजन के लिए छोटी मोटी तैयारियां, इसमें ज्यादा कोशिश की जरूरत नहीं और सुख काफी मिलता है। परंतु काम पड़ने पर देखा कि वो सुख सहज नहीं है, जिसे कीमत देकर नहीं खरीदना पड़ता। वो अगर अपने हाथ के पास अपने आप न मिले तो उसे फिर कहीं भी किसी भी तरह ढूंढ निकालना मुश्किल है। भूपति किसी भी तरह चारू के साथ घनिष्ठता नहीं जमा सका। इसके लिए उसने अपने को ही दोष दिया। उसने सोचा कि 12 साल तक लगातार अखबार में लिखते लिखते वो स्त्री के साथ कैसे बातचीत या गपशप की जाती है, इस विद्या को बिल्कुल भूल गया है। सांधदीप के जलते ही भूपति आग्रह के साथ घर आ जाता है। वो दो एक बात करता है, चारू दो एक बात करती है। उसके बाद भूपति की समझ ही में नहीं आता कि वो क्या करे। अपनी इस असमर्थता से स्त्री के सामने वो लज्जित होता रहता है। स्त्री के साथ गपशप करना उसने जितना सहज समझ रखा था, वो उस मूढ़ के लिए उतना ही कठिन निकला। इससे तो सभा में व्याख्यान देना सहज है। संध्या के बाद के जिस समय को उसने हंसी मजाक और लाड़ प्यार से रमणीय बना डालने की कल्पना की थी, उस समय का काटना अब उसके लिए एक समस्या सी हो गई। कुछ देर तक कोशिश के साथ मौन रहकर वो सोचता कि उठकर चल दे, पर उठ के चले आने से चारू क्या सोचेगी ये सोचकर उससे उठा भी नहीं जाता। कहता, चारू ताश खेलोगी? चारू और कोई उपाय न देख कहती, हाँ। कहकर इच्छा न होते हुए भी ताश उठा लाती और बहुत गलतियां करके हार जाती। उस खेल में कोई आनंद ही नहीं आता। भूपति ने बहुत सोच विचार कर एक दिन चारू से पूछा, चारू, मंदा को बुला लिया जाए तो कैसा? तुम बिल्कुल अकेली पड़ गई हो। चारू मंदा का नाम सुनते ही भक से जल उठी, बोली, नहीं, मंदा की मुझे जरूरत नहीं। भूपति हंस दिया, मन ही मन खुश हुआ। सती साध्वी स्त्रियां जहां सती धर्म का जरा भी व्यक्तिक्रम देखती हैं, वहां धीरज नहीं रख सकती। विद्वेष के पहले धक्के को संभाल कर चारू ने सोचा, मंदा रहेगी तो शायद भूपति को बहुत कुछ प्रसन्न रख सकेगी। चारू इस बात को समझकर दुखित हो रही थी कि भूपति उससे मानसिक सुख चाहता है और उससे वो किसी भी तरह देते नहीं बनता। भूपति विश्व संसार की और सब बातों को छोड़कर एकमात्र चारू से ही अपने जीवन का सारा आनंद आकर्षित कर लेने की कोशिश कर रहा है। इस एकाग्र चेष्टा को देखकर और अपने हृदय की दीनता अनुभव करके चारू भयभीत हो गई। इस तरह से कैसे और कितने दिन कटेंगे? भूपति और किसी चीज का आश्रय क्यों नहीं लेता और कोई अखबार क्यों नहीं निकाल देता? चारू को भूपति के मनोरंजन के लिए अब तक कोई भी अभ्यास नहीं करना पड़ा। भूपति ने उससे किसी तरह की सेवा नहीं चाही, किसी तरह का सुख भी नहीं चाहा, और न चारू को उसने अपने लिए सब तरह से आवश्यक ही बनाया है। आज वो सहसा अपने जीवन की संपूर्ण आवश्यकताएं चारू से ही पूरा करना चाहता है, और ऐसी हालत में चारू को कहीं कुछ सुझाई नहीं देता। भूपति को क्या चाहिए, क्या होने से उसे तृप्ति होगी, इस बात को चारू ठीक तौर से जानती नहीं, और जान भी जाए तो अब उसका पूरा करना उसके बूते से बाहर की बात है। भूपति अगर धीरे धीरे आगे बढ़ता तो चारू के लिए शायद इतना कठिन न होता, परंतु सहसा एक रात में दीवालिया होकर उसने जो रीता भिक्षापात्र उसके आगे बढ़ा दिया, उससे वो बड़े पसोपेश में पड़ गई। चारू ने कहा, अच्छा, मंदा को बुलवा लो, उसके रहने से तुम्हारी सेवा टहल में बहुत कुछ सहूलियत हो जाएगी। भूपति ने हंसकर कहा, मेरी सेवा टहल? कोई जरूरत नहीं। भूपति दुखित होकर सोचने लगा, मैं बड़ा नीरस आदमी हूं, चारू को किसी भी तरह मैं सुखी नहीं कर पाता। ये सोचकर उसने साहित्य में मन लगाया। मित्रों में से कोई उसके घर आता तो आश्चर्य के साथ देखता कि भूपति
टेनिसन, बायरन, बंकिम चंद्र आदि की रचनाओं में मशगूल है। भूपति के इस अकाल काव्य अनुराग को देखकर उसके मित्र खूब मजाक उड़ाने लगे। भूपति हंस के कहता, बांस में भी फूल लगते हैं, पर कब लगते हैं इसका कोई ठीक नहीं। एक दिन शाम के वक्त सोने के कमरे में बड़ी बत्ती जलाकर भूपति ने पहले तो जरा संकोच सा हुआ, कहा, एक रचना पढ़ के सुनाऊं? चारू ने कहा, सुनाओ ना। भूपति, क्या सुनाऊं? चारू, जो तुम्हारी इच्छा हो। भूपति चारू की तरफ से ज्यादा आग्रह न देखकर जरा दहल सा गया, फिर भी साहस लाकर बोला, टेनिसन की किताब से तर्जुमा करके तुम्हें सुनाता हूं। चारू ने कहा, सुनाओ। सब मिट्टी हो गया। संकोच और निरुत्साह से भूपति का पढ़ना अटकने लगा। समझाने के लिए ठीक ठीक शब्द उपस्थित नहीं हुए। चारू की शून्य दृष्टि देखकर वो समझ गया कि चारू का मन नहीं लग रहा। उस दीपालोकित छोटे से कमरे में उस रात के एकांत अवकाश में वैसा भराव नहीं आया। भूपति से और भी दो एक बार ऐसा भ्रम हुआ, फिर अंत में उसने स्त्री के साथ साहित्य चर्चा की कोशिश करना छोड़ ही दिया। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 14वां परिच्छेद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।